माँ, क्या कर रही हो? अरे तू जाग गई कब्बू, आजा मेरे पास आजा। बस 10-15 दिए और बना दूं, फिर हम खाना खाएंगे। अच्छा माँ, आप ये दिए क्यों बनाती हो? क्योंकि यही हमारा काम है। हम दिए बनाते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचते हैं, और फिर उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से तो कब्बू का खाना आता है। अब समझी मेरी गुड़िया? हाँ, सब समझ गई। अच्छा माँ, आपको ये दिए बनाना किसने सिखाया? तेरे पापा ने। मुझे तो चाक चलाना भी नहीं आता था। उनसे शादी करके इस घर में आई, तब देखा कि वो तो बड़े सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मुझे सबसे सरल दिया बनाना ही लगा, तो मैंने दिए बनाना सीख लिया। पर क्या पता था कि एक दिन यही दिए हमारे गुजारे का सहारा होंगे। माँ, बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? बेटा, जब कोई भगवान के पास चला जाता है ना, तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। पर कब्बू के पास उसकी माँ है ना। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए और अब कविता 10वीं क्लास में आ गई थी। फिर एक दिन, माँ, आपने ये दिए बनाने का काम छोड़ दो। हैं? पर क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि इस काम में बहुत परेशानियां हैं। एक तो आज के जमाने में कोई दिया खरीदता नहीं, दूसरा इस काम में जितनी मेहनत है उतनी कमाई नहीं है। पहले मिट्टी साफ करो, फिर उसे गूंदो, चाक पर दिए बनाओ, फिर सुखाओ और फिर उन्हें पकाओ। हाँ वो तो है, पर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आप इतनी अच्छी चित्रकारी करती हो, वैसा कुछ करो ना। हाँ, चित्रकारी करने का शौक तो है, पर कब्बू उससे नहीं होगा ना। तो फिर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ तो बता फिर। आप ना सुंदर सुंदर मोमबत्तियां बनाओ, थोड़ी अलग किस्म की। हाँ, वाह क्या बात कही कब्बू, पर एक एक मोमबत्ती बनाने में तो बहुत समय जाएगा ना। अरे आप मिट्टी का काम जानती हो ना, तो बस बढ़िया बढ़िया साँचे तैयार क्यों नहीं करती? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार हो गई कब्बू। बेटी किसकी हो? शांता की बेटी कविता ने उसे एक नई राह और नई उमंग दे दी थी। अब शांता भी कुछ नया करना चाहती थी। उसने अपने अंदर के कलाकार को जगाया और मिट्टी से कई तरह के सांचे तैयार किए। उन सांचों में उसने अपनी सारी कलाकारी उड़ेल दी। और फिर अगले दिन, अरे वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इनसे कैसी मोमबत्तियां बनेंगी? अरे आसान है, पहले इसमें धागा डालना होगा और फिर पिघला हुआ मोम, और फिर बन जाएगी मोमबत्तियां। अरे माँ, वही तो पूछ रही हूँ कि मोम कहाँ है? हे भगवान, वो तो मैं भूल ही गई। अब इतना सारा मोम कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कविता चाहकर भी अपनी माँ की मदद नहीं कर पा रही थी कि तभी उनके आंगन के पास आकर एक कार रुकी, जिसमें से एक बहुत ही अमीर और सुंदर औरत उतरी। उसने शांता को आवाज लगाकर कहा, सुनिए, मेरा नाम रूपाली है, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे शहर की तरफ जाना है, क्या आप मुझे रास्ता बता देंगी? जी, देखिए, अब यहाँ से सीधे जाइए और फिर अगले मोड़ से बाईं तरफ मुड़ जाइएगा, आगे शहर का रास्ता दिख जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मेरी एक मदद और कर सकती हैं? जी कहिए। मेरे पास पानी खत्म हो गया और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला देंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, देखा आपने कितनी बड़ी गाड़ी है उस औरत के पास। बेचारी रास्ता भटक गई, चल उसे पानी देकर आते हैं। जैसे ही शांता और कविता बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ना तो वहां कोई कार थी और ना ही रूपाली। तभी कविता की नजर बाहर खुले पड़े मोमबत्ती के सांचे पर पड़े। देखो माँ, इस सांचे में कितने सारे रुपए हैं। ये रुपए यहाँ कहाँ से आए? हे भगवान, लगता है खुद देवी माँ इंसान का रूप लेकर हमारी मदद करने आई थी। इसका मतलब ये पैसे हमारे हैं, हम इससे ढेर सारा मोम खरीद सकते हैं। हाँ, शायद देवी माँ भी यही चाहती हैं। शांता ने उन पैसों से ढेर सारा मोम खरीदा और जब उसे पिघलाकर सांचे से बाहर निकाला तो वाकई बहुत ही प्यारी प्यारी मोमबत्तियां बनकर तैयार थी। बाजार में पहले ही दिन शांता की सारी मोमबत्तियां बिक गई, मगर शांता की निगाहें हमेशा रूपाली को ढूंढती रही, जो उसे फिर कभी दिखाई नहीं दी। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया और फिर, माँ, अब सांचे कम पड़ने लगे हैं, मुझे लगता है आपको और सांचे बनाने पड़ेंगे। अब आप एक काम क्यों नहीं करती? कब तक इतनी मेहनत से सांचे बनाओगी? चलकर बाजार से नए डिजाइन के सांचे खरीद लेते हैं ना। हाँ, ये अच्छी बात कही तूने, तो चल फिर मेरे साथ, आज नए सांचे लेकर आते हैं। शांता ने उस दिन बाजार से ढेर सारे सांचे खरीदे। धीरे धीरे शांता का काम बढ़िया चल पड़ा था और वो अच्छे पैसे कमाने लगी थी। फिर कुछ महीनों के बाद, कब्बू, इनसे मिल, ये सुलोचना है और ये संगीता, आज से ये हमारे साथ काम करेंगी।
वो क्या है ना, मैं अकेले उतनी मोमबत्तियां नहीं बना पा रही थी, तो मैंने दोनों को अपने साथ काम पर लगा लिया और इसके बदले मैं इन्हें हर महीने पगार भी दूंगी। अरे वाह माँ, आपने तो घर को फैक्ट्री बना दिया। बस देवी माँ ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना। 2 लोगों को काम पर रखने के बाद शांता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त के साथ शांता की तरक्की बढ़ती गई और अब शांता के पास अपना बड़ा घर और एक गाड़ी भी थी। फिर एक दिन जब शांता और कविता घूमने निकले तो रास्ते में जाम देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी एक छोटे गांव की तरफ घुमा ली। तभी उन्होंने देखा कि वहां एक औरत चाक के पास अपना माथा पकड़कर बैठी है और उसकी छोटी सी बिटिया उसे हिम्मत दे रही है। शांता के कहने पर कविता ने गाड़ी वहीं रोक ली और फिर, सुनिए, मैं शहर की तरफ जा रही थी, रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे सही रास्ता बता देंगी? और सुनिए, मेरा पानी भी खत्म हो गया है, बड़ी प्यास लगी है, तो क्या एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? कार में बैठी कविता ये सब देख रही थी और वो समझ गई थी कि उसकी माँ शांता क्या करना चाहती है। उसने झट से कार का दरवाजा खोला और कार स्टार्ट कर ली। उधर जैसे ही वो औरत शांता के लिए पानी लेने अंदर गई तो शांता ने फौरन नोटों की एक गड्डी निकाली और वहीं रखे मिट्टी के बर्तन में रखकर वापस कार में जा बैठी। फिर कविता ने कार तेजी से आगे बढ़ा ली। माँ, पता है, मुझे आज जाकर वो रूपाली आंटी दिखी। कविता की बात सुनकर शांता धीरे से मुस्कुरा दी। उन दोनों के मन में कई साल पहले की वो तस्वीर ताजा हो गई और इसी के साथ अब उनके मन में संतोष था और चेहरे पर मुस्कुराहट।